दक्षिण का वो छोर जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई सिरा नहीं पकड़ पाई है। तिरुवनंतपुरम में हूं मैं इस वक्त। शशि थरूर साहब मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। 3 बार के सांसद, 2009 से इन्होंने शुरू की थी अपनी चुनावी यात्रा। उससे पहले इन्होंने देश का नाम रोशन किया यूएन में बैठकर, और इस बार चौथी बार ये ताल ठोक रहे हैं। और क्या स्ट्रेटजी है, क्यों यहाँ का मतदाता चौथी बार इनको अपना बहुमूल्य वोट दे, क्यों दे आपको वोट? पहली बात है कि 15 साल की सेवा भी है, और जितने सारी चीज़ें मैं यहाँ कर सका, विकास जो मैं ले आ सका केंद्र से भी और दूसरे प्राइवेट स्थापन से भी, ये सब दिखा के मैं फिर भी ऐसे सेवा करने के लिए तैयार हूँ, ये बता रहा हूँ। ये तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो मैं राजनीतिक मेरे जो स्टैंड्स रहे हमारे पार्लियामेंट के भीतर, पार्लियामेंट के बाहर, हमारे सारे मंच पे, देश में और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, ये सब हमारे लोग पसंद करते हैं। उनको याद दिला के कि मैं आपके शब्द वहाँ सुनाई दे रहा हूँ, ये भी लोग को याद दिलाता हूँ। तो अगर लोग गर्व से कहते हैं कि हाँ ये मेरा प्रतिनिधि है, ये मेरा सांसद है, तो वो लोग फिर भी वोट देने के लिए तैयार होंगे। मैं कभी ऐसे नहीं सोचा कि ये सीट का मुझे कोई हक है या मैं ये कोई गारंटी करके लेता हूँ। तिरुवनंतपुरम के इतिहास में कोई भी ये 15 साल का जो सेवा मैं की है, कोई और नहीं किया। मतलब ये शुरुआत से ही एक करीब 2 टर्म के लोग रहे, और एक ही जो सांसद 3 बार चुनाव जीता, उनका एक बार तो 1.5 साल का था। तो इसलिए 12 साल से ज़्यादा कोई भी यहाँ एमपी नहीं रहा है। मैं तो 15 साल का सेवा कर सका हूँ। फिर भी मैं एक और बार मांग रहा हूँ, उनके जो विश्वास मुझे पहले दे चुके हैं, इतने साल दे चुके हैं, एक और बार मैं मांग रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये सब सुनने के लिए लोग काफ़ी तैयार हैं। मुझे तो जैसे अभी 4-4.5 हफ्ते की प्रचार हो चुके हैं, मेरी आत्मविश्वास बढ़ते बढ़ते जा रहा है। लेकिन आपके सामने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि शशि थरूर साहब इस बार हारेंगे क्योंकि मोदी का मैजिक यहाँ पे चल रहा है। वाकई चल रहा है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो मोदी की गारंटी वो बोल रहे हैं, लेकिन केरल के लिए मोदी जी का कुछ काम नहीं देख पाया। देखिए, हमारे केरल में 3 प्रॉमिस भाजपा ने अनाउंस किए थे, तीनों तोड़ दिए वो लोग। एक बोला कि केरला में एक एम्स दे देंगे, अब तक कोई एम्स नहीं आया। दूसरी उसने कहा था कि हमारे केरला में और तिरुवनंतपुरम में एक नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर आयुर्वेदा लेके आएंगे, वो आयुष मंत्री ने कहा था। नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गुजरात में आयुर्वेदा के लिए, जो केरल है आयुर्वेदा का राजधानी, लेकिन वहाँ जाके कर दिया। तीसरा, मैंने मांगा था कि यहाँ एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग है, जो लोग को सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके लिए, उनको पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रसिद्ध नेशनल इंस्टीट्यूशन है यहाँ। उसको ज़रा अपग्रेड करके एक नेशनल यूनिवर्सिटी बना दे। ये भाजपा सरकार ने स्वीकार किया, और 2015-16 के बजट में ये लोग ऑफिशियली पार्लियामेंट के मंच में बता दिए कि ये करने वाले हैं, इसको एक नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़ बनाएंगे। 1-2 साल चले, कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार याद दिलाते रहा। ये लोग नेशनल यूनिवर्सिटी स्थापित किया नॉर्थ ईस्ट में। मतलब 3 प्रॉमिस, तीनों तोड़ने के बाद क्या गारंटी पे कौन भरोसा करेगा? इन लोगों को नहीं करेगा कोई गारंटी पे भरोसा, कोई विश्वास नहीं। एक ही गारंटी है कि जो भी वो लोग कहेंगे जुमला है, बस वही है लोग का सोच। लेकिन एक बात बताइए कि आपका मुकाबला किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है कि सीपीआई के पन्नियन साहब से है? देखिए, सीपीआई का पन्नियन साहब एक बार एमपी रह चुका था। वो था एमपी जब मैं आया 2009 में। क्यों उस वक्त उन लोगों को हिम्मत नहीं थे उनको मेरे खिलाफ लड़ाने के लिए, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी 15 साल बाद बुजुर्ग नेता है, अच्छा आदमी है, सब लोग उनको पसंद करते हैं, बुरा मत मानिए। लेकिन लोग सोचते हैं कि अभी ये क्या करने वाले हैं दिल्ली में, अगर जीते तो भी। और एक और प्रॉब्लम जो सीपीआई सब लोग के आंखों में है कि भारत में अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका काम दिल्ली में है। वहाँ तो अंग्रेज़ी हिंदी बोलने वालों को ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, और वहाँ के काम के लिए कुछ किस्म के लोग चाहिए जो इस जगह के कठिनाइयों, समस्याओं को वहाँ समझाने की वो भाषा हो और वो पर्सनालिटी हो। मेरे ख्याल में लोग ये सब नहीं दिखते हैं ये अच्छे आदमी में। यहाँ आके चाय पी ले, लोगों के साथ संपर्क करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली में क्या काम कर पाएंगे, ये प्रश्न बहुत लोग के मन में है।
तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि इस चुनाव सिर्फ कांग्रेस और एनडीए के बीच में है। अगर ये हम यहाँ की विधानसभा का चुनाव होते तो बात अलग होती, क्योंकि मेरे जो इलाके में, मेरे जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में जो 7 असेंबली की कंस्टिट्यूएंसी होती है, इसमें 6 लेफ्ट के हैं, मेरे सिर्फ 1 है, 6 लेफ्ट के हैं। तो नॉर्मली ये भी होना चाहिए कि अगर 6 यहाँ जीते तो वहाँ पार्लियामेंट के चुनाव में भी जीतना चाहिए, लेकिन लोग अलग अलग सोच के वोट करते हैं कि पार्लियामेंट में अलग किस्म का आदमी चाहिए, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके मैनिफेस्टो की तुलना मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, इसमें इस्लाम की क्या बात है? जब हम 5 किस्म के न्याय कहते हैं, क्या इसे मुसलमानों के लिए कहें? जब हम भारतीय विकास के बारे में कि सब लोग को एक साथ लेके जाके विकास करना बोलते हैं, इसमें क्या मुस्लिम ऐसे सोच सकता है? जब हम कहते हैं कि अग्निवीर स्कीम ठीक नहीं है, कि हमारे देश के लिए एक प्रोफेशनल फ़ौज की ज़रूरत है, क्या ये मुसलमानों की बात है? जब हम कहते हैं कि चीन को आपने हमारी भूमि छोड़ दिए, जो 60 से ज़्यादा पेट्रोलिंग पॉइंट जो हमारी आर्मी और उनके भी पेट्रोल करते थे, अपने 26 उनको चाइनीज़ को छोड़ दिए, सारे चाइनीज़ ने अभी अपने कब्ज़े में ले गए, ये क्या मुसलमानों की बात है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री इस किस्म के प्रचार करते हैं तो क्या वो भूल गए कि वो प्रधानमंत्री इस देश का नेता है? ये बहुत बहुत बुरी बात है कि इस किस्म की बात करें। और मैं ये भी कहूँगा कि मुस्लिम लीग का सबसे बड़ी जो पाप है, जो हम सब सोचते हैं कि हमारे देश को बांट दिया, पार्टीशन आ गए, तो ये पार्टीशन कौन कर रहे हैं आजकल? कौन ये हिंदू मुस्लिम बातें उठा रहे हैं? एक ही पार्टी है। तो क्या अगर मुस्लिम लीग जिन्ना से कोई भी कुछ सीखा है, ये नरेंद्र मोदी का भाजपा सीखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब यही नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया घटक जो दल है, इंडी घटक दल है, वो राम मंदिर से नफरत करता है, राम मंदिर के खिलाफ बोलता है। इसको किस तरीके से देखें? कोई भी कभी नहीं बोला मंदिर के खिलाफ, लेकिन हमने कहा कि मैं खुद कहा कि मैं मंदिर जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, मैं मंदिर नहीं जाता हूं प्रधानमंत्री की राजनीति देखने के लिए। जब प्रधानमंत्री प्रांत प्रतिष्ठा कर रहे हैं, क्या वो पुरोहित है क्या? उसके क्या बेसिस है हमें पुकारने के लिए? हम जाएंगे मंदिर, और बहुत कांग्रेस लोग जाना चाहेंगे, और सिर्फ वहाँ नहीं, काशी में भी, लेकिन हम जाएंगे जब कोई राजनीतिक लेना देना नहीं होगा इसके साथ, जब कोई राजनीतिक फंक्शन नहीं चल रहा है, सिर्फ मंदिर में जाके प्रार्थना करने के लिए, भगवान के साथ अलग रहने के लिए। ये है मंदिर में जाने का मतलब। एक मंदिर को आप एक राजनीतिक मंच बना दिए और आप कहते हैं कि हम लोग खिलाफ है। हाँ, हम खिलाफ है। मैं तो हिंदू धर्म का विश्वासी हूँ, बचपन से मैं राम से प्रार्थना करता हूँ। क्या मेरे राम में भाजपा को दे दूँ? क्यों नहीं दूँ? कभी नहीं देता हूँ। कौन दिया भाजपा को? एक कॉपीराइट, एक ट्रेडमार्क है इसमें कि राम भाजपा का है, मेरा भी है, आपका भी है, सब भारतीय, सब हिंदू विश्वासी का है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि क्या है पीएम की, यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि पीएम की क्या मंशा है। फिर देखिए, जब पीएम पहले आए थे और वो विकास की बात कर रहे थे, मैंने बोला कि हम इनके साथ हम काम कर सकते हैं, मतलब हम तो विपक्ष में हैं, हम नेचुरली जब वो लोग गलती करेंगे उनको तो क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ अगर देश के लिए किए तो हम उनके साथ रहना चाहिए। मेरी पार्टी में के बहुत लोग ये पसंद नहीं किया, कि मैंने कहा कि देखिए, उनको जब वो जो कह रहा है, अगर वो ऐसे ही किए तो देश के लिए भला, देश की भलाई के लिए होंगे, लेकिन वो एक चीज़ कहा, दूसरी चीज़ किया। तो ये मुझे पसंद नहीं आया कि आप विकास, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं और आप कठिनाइयाँ देते हैं एक समुदाय को या दो, क्योंकि आजकल क्रिसमस के समय जो क्रिश्चियंस को भी हुआ है, अच्छी छोटी सी बात नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ तो हर रोज़ कुछ न कुछ तो बोल ही जाता है। अभी आपने देखा कि मणिपुर में 230 क्रिश्चियन प्रार्थनालय को तोड़ दिए हैं लोग। तो ये सब देखने के बाद हमें कैसे मान सकता हूँ कि मोदी जी देश की भलाई के लिए काम कर रहा है? सिर्फ अपनी पार्टी की ये जो मेजॉरिटेरियन जो कहते हैं, ये सिर्फ एक समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि धुआंधार आप प्रचार भी कर रहे हैं, आप ज्वाइनिंग भी लोगों की करा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी यही नहीं रुकती है। बीजेपी के लोग आप पे एक और आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं कि दिल्ली में तो आप गले लगाते हैं यूडीएफ को, एलडीएफ को, लेफ्ट की पार्टियों को, और आप केरल में उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसा दोहरा मापदंड क्यों? सही है, क्योंकि हमारे देश में जब एक राजनीतिक चुनाव होता है, उसी समय
करीब 30 राज्यों में भी चुनाव हो जाते हैं। ये है हमारी ऐतिहासिक यथार्थ। हर प्रदेश में अलग अलग इतिहास है, अलग अलग राजनीति होते हैं। अब यहाँ देखा कि 55 साल से कम्युनिस्ट लोग एक तरफ और हम लोग दूसरी तरफ, मतलब बिल्कुल कड़ी निंदा के बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई चल रही है, और हर 5 साल सरकार भी बदल रही थी इस लास्ट इलेक्शन तक। लेकिन हमारे जो पड़ोसन है तमिलनाडु, वहाँ हम CPI, CPM, मुस्लिम लीग, कांग्रेस और DMK सारे एक साथ हैं। तो देखिए, क्योंकि उनका इतिहास अलग है, हमारे इतिहास अलग है, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आपको दिल्ली में देखा कि आम आदमी पार्टी हमारे साथ है, पंजाब में साथ में नहीं है। तो हर प्रदेश में अलग अलग यथार्थ होते हैं, अलग अलग हकीकत है। तो ये सब समझ के ये बोलने में भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और एक भी समझ लीजिए मोदी साहब, अगर हमारे खिलाफ लड़ रही हैं ममता बनर्जी, जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे हम दिल्ली पहुंचेंगे और एक इंडिया अलायंस का टोटल संख्या बनाने के लिए लोग बैठे हैं, तो TMC हमारे साथ होंगे और मोदी जी के साथ नहीं। तो ये है, आपको समझना चाहिए कि इंडिया अलायंस का ये गुण है। हर राज्य में, हर प्रदेश में अलग अलग चुनाव भी हुआ, तो भी अंत में हमारा उद्देश्य है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें भाजपा को हटाना ही है दिल्ली की गद्दी से। हम तिरुवनंतपुरम में घूम रहे थे, हमने महिलाओं में बड़ा क्रेज़ देखा थरूर साहब का, हमने युवाओं में बड़ा क्रेज़ देखा। तो इस बार महिलाओं को रिझाने के लिए थरूर साहब क्या नई स्ट्रेटजी अपना रहे हैं? देखिए, हम सब की ज़रूरत है। मतलब हमें महिला चाहिए, पुरुष भी चाहिए, युवा चाहिए, बुजुर्ग भी चाहिए, हमें क्रिश्चियन चाहिए, मुसलमान चाहिए, हिंदू भी चाहिए। हमें सब लोग को चाहते हैं। हम अगर प्रतिनिधित्व देना है तो सबका होना चाहिए। असली बात है कि मेरा सही विश्वास है कि सबके साथ विकास होनी चाहिए। ये दुखित बात है कि जिसने ये कहने लगा वो ऐसे नहीं किया। हम कहते हैं सबके लिए, जो भी काम करेंगे हम सबके लिए करते हैं। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन कि 20 सीटें हैं, पिछली बार आप 19 जीते थे, इस बार टारगेट क्या है? देखिए, टारगेट सिर्फ जीत है। मैं कोई आंकड़ा बताने चाहता, मैं ज्योतिष थोड़ी हूँ। अंत में मैं कहूँगा कि मैं जो देखा हूँ हर जगह पे, कि ये तो 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है कि कम से कम 25% तो इनके मिल जाएंगे, CPI को भी। पिछले बार आंकड़ा ऐसा था कि मुझे करीब 42% मिले, 31 था भाजपा का और 26 CPI का। मैं जो देख रहा हूँ करीब ऐसे ही होने वाला है। 2019 में जैसे हुए ऐसे भी 2024 में होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन अंत में वोट गिनती के समय हम देखेंगे। बहुत बहुत शुभकामना आपको। शशि थरूर साहब जहां रहते हैं नई इबारत लिखते हैं, युवन में थे तो वहां भी नई इबारत लिखी, और 3 बार जीतने के बाद चौथी बार भी लड़ने की भी एक नई इबारत एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये लिख रहे हैं। और देखने वाली बात यही होगी जब नतीजे आते हैं तो उसका क्या इनको किस रूप में सफलता मिलती है। हम तिरुवनंतपुरम से आपको ग्राउंड जीरो से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का सियासी मिजाज क्या है और मतदाता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। हमारे सहयोगी सुभाष के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 तिरुवनंतपुरम।